वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 280 में दिया गया है। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह है माजुली, जो कि असम में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह कौन सा है? माजुली, जो कि असम में यानी भारत में ही पड़ता है, भारत के असम राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है या किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसे संबोधित करके लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है या दे सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कि शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा का विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिक्षा का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कि सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां जो थी, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया था? कनाडा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कि किस शहर में सबसे पहले एशियाई खेल हुई थी? तो सबसे पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था और यह खेल 1951 ईस्वी में हुआ था। किस शहर में सबसे पहले एशियाई खेल हुई थी? तो नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में। ठीक है, एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 ईस्वी में पहली बार किया गया था और यह खेल नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है तिब्बत में। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ है? तिब्बत में। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था? ठीक है, लागू हुआ था। तो भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा लागू हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में वर्ष 1885 ईस्वी में यह अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू हुआ था और उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि प्रश्न नंबर 1 कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह जफर। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत के संविधान के कितने अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, यानी कि भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 1 कि भारत में कौन सा पदार्थ तंबाकू में कौन सा पदार्थ उत्तेजक पदार्थ निहित होती है? तो तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ निहित होती है? तो तंबाकू में निकोटीन नामक एक पदार्थ है, वह उत्तेजक पदार्थ निहित होती है, जिसके कारण निकोटीन के कारण शरीर में उत्तेजना की भाव फील होता है या महसूस होता है या फिर उत्तेजना की भाव होता। तंबाकू में वो एक कौन से पदार्थ है जो उत्तेजक पदार्थ निहित होते हैं? तो है आपको निकोटीन। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो चेचक के लिए पहला टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है,
चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, चीन गणराज्य, चीन के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन के पहले राष्ट्रपति थे माओ त्से तुंग। चीन के पहले राष्ट्रपति थे, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति माओ त्से तुंग थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो फोटोमीटर से। प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो वह है गंगा नदी। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, वह चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया आपका गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 कि मारफती गीत कहाँ के पारंपरिक लोकगीत हैं? तो मारफती गीत बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्षेत्र किस राज्य में है या किस केंद्र शासित राज्य में है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्षेत्र जो है वह भारत के नई दिल्ली राज्य में स्थित है। ठीक है। नई दिल्ली राज्य क्षेत्र में स्थित है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कनौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न अगला है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। फिर चौथा नंबर प्रश्न है कि दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो दास प्रथा को अंत या समाप्त किसने किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किया था अकबर ने ही। दास प्रथा को, जजिया कर को, ये सभी को अकबर ने ही समाप्त किया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि टोडरमल किसके समकालीन था? तो टोडरमल अकबर के समकालीन था। ठीक है। टोडरमल किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला 1 है कि सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था? तो सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल जो मल था वह वित्त मंत्री के पद पर था, यानी वित्त मंत्री था। सम्राट अकबर के शासनकाल में टोडरमल कौन था? तो वित्त मंत्री था। ठीक है। और टोडरमल किसके समकालीन था? कौन से मुगल शासक के समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक यानी दुख किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ओके। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। ठीक है।
बरसराय के शीश महल का निर्माण किसने किया था? तो बरसराय के शीश महल का निर्माण किसने किया था? लुई 14वां ने। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर की, नेपोलियन कहाँ का था? तो नेपोलियन फ्रांस के था। ओके, नेपोलियन कहाँ के था? फ्रांस के। जर्मनी की एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी की एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ओके, 5 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली का संस्थापक या यंग इटली का स्थापना या संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक जोसेफ बेजरे है। और यंग इटली की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 कि लेनिन का जन्म कब हुआ था? लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो लेनिन का जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। फासिस्ट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फासिस्ट का जन्मदाता माना जाता है मुसोलिनी को। मुसोलिनी इटली का था। ठीक है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 1860 ईस्वी में। अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया था और कब? तो अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था अब्राहम लिंकन ने 1 जनवरी 1863 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर कि लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? तो लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। प्रश्न नंबर 4 है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 21 जनवरी 1924 ईस्वी को। 5वां नंबर प्रश्न है कि मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार यानी समान कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था? तो था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान 1978 के द्वारा ये संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। ठीक है, विधिक मतलब होता है कानून, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न पर देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कहता 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था आपका क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। ओके, गाय तथा सुअर की चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 2 होगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ओके, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आपके पार्मस्टेन जो कि लिबरल पार्टी से संबंधित थे। ये कौन पार्टी के थे प्रधानमंत्री? लिबरल पार्टी, यानी कि इसका आंसर होगा पार्मस्टेन जो कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने और कब किया था? कब किया था? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। और कब किया था? 1571 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 5 नंबर की दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? तो दीन ए इलाही की स्थापना भी आपका अकबर ने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो एक कहा था अब्राहम लिंकन ने।
ओके। अगला प्रश्न है, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है और आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। किसने कहा था? तो ये कहा था बराक ओबामा ने, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न 30 नंबर कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो एक कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने मुद्रण यानी पैसा को कहा था कि ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा। ये कथन किसका है? मार्टिन लूथर का है। ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कभी ऐसे आता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 ईस्वी में। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी, यानी केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। कहने का मतलब है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, केसी नियोगी थे। और एक प्रश्न इसमें और आता है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। देखिए, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने किया था? राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो किए थे वो थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, यानी कि भारत का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? ये भारत का महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है। और भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा या वित्तीय आपातकाल, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। बहुत अच्छे प्रश्नों में से एक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। और राष्ट्रीय आपातकाल यानी भारत में आपातकाल
अब भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करता है। अगला प्रश्न देखिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में, वर्ष 1909 ईस्वी में या फिर 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? चुनाव से, यानी निर्वाचन से। ठीक है, भारत में जो चुनाव होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है भारत में, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 324 से 29। कहीं सिर्फ लिखता है 324 अनुच्छेद और कहीं लिखता है अनुच्छेद 324 से 29, यानी 324 से 29 तक भारत में अलग अलग निर्वाचन प्रक्रिया को दिया गया है, उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव की व्याख्या है? तो अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 किससे संबंधित है? तो चुनाव से, यानी कि निर्वाचन से। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि किस सिख गुरु ने खालसा पद की शुरुआत की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पद की शुरुआत की थी? ते गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिख गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कवक या फफूद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो कवक या फफूद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी या कवक विज्ञान। या फिर फफूद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी या कवक विज्ञान। फफूद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान, यानी कि माइकोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल जो होता है वो जो कि 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न नंबर 1 देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि भारत के आकस्मिकता निधि तथा संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? तो भारत के आकस्मिकता निधि तथा संचित निधि का संरक्षक जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि भारत के आकस्मिकता निधि तथा संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। 3 कहता है, प्रश्न नंबर कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 कि दिल्ली के जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। और कब बनवाया था? 17वीं सदी में
17वीं सदी में ये बनवाया था। दिल्ली के जामा मस्जिद किसने बनाया या किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और कौन से काल में बना था? तो ये आपका 17वीं सदी में बना था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कि अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है अंगूर में? अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगला 3 नंबर प्रश्न है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? तो हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, कहता है प्रश्न नंबर 2 कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि किसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो किसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। और कब बनाया गया? 1978 ईस्वी में। किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। तो किसे मौलिक प्रश्न के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? किसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा कब पारित हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा कब पारित हुआ था? या स्थापित हुआ था? भारतीय संविधान सभा कब स्थापित हुआ था या कब पारित हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा आपका 1946 ईस्वी में पारित हुआ था या स्थापित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज आपको किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। ठीक है। पीटी दरोगा 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिटिश जनरल कौन था? ते था जनरल डायर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर फरगना का शासक था। ये बाबर 12 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना नामक छोटी सी एक घाटी का शासक बना था। ठीक है। फरगना नामक छोटी सी स्थान का एक शासक बना था बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। ठीक है। और ये 12 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में शासक बना था। बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि अंटार्कटिका की खोज किसने किया था? तो अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने किया था। अंटार्कटिका की खोज किसने किया था? जेम्स कुक ने। जहांगीर के बचपन के नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम खान। जहांगीर के बचपन के नाम क्या था? सलीम खान था। अगला प्रश्न है कि चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार के निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। और चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में पड़ता है। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। और चार मीनार कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। प्रश्न अगला देखिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। कहीं 1927 ईस्वी देता है। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। और बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में। देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था?
ये आया था 1928 ईस्वी में, यही ऑप्शन मारना है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था और ये उत्तर प्रदेश में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? ये लौटे थे 1915 ईस्वी में। ठीक है। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। ठीक है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 कि लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है? तो लोकसभा को स्थगित राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न है तड़ित चालक की खोज किसने किया था? तो तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार था मीरक मिर्जा धियार्थ ने। हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा धियार्थ था। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 1 है अगला प्रश्न नंबर 1 है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करता है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन को अलग करता है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि मैकमोहन रेखा किस देश के बीच है? तो भारत चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो किन 2 देशों के बीच है? भारत एवं चीन के बीच है। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करता है? तो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करता है? भारत और चीन को अलग करता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्रश्न नंबर 2 कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ठीक है। अगला नंबर 3 नंबर प्रश्न है साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। साइमन कमीशन का गठन का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना, जो कि 1909 ईस्वी में ये मार्ले मिंटो सुधार प्रस्तुत किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना। ठीक है। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी और इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना।